नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के लिए। दरअसल कांग्रेस ने आखिरकार प्रियंका गांधी को कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें महासचिव बनाया गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कहा जा सकती है कि 2019 से पहले कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक मार दिया है और इसकी कमान राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रियंका गांधी को सौंपी है। यही नहीं, अभी ताजा जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बेस्ट का महासचिव बनाया गया उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इलेक्शन के बाद से लगातार ये चर्चा चल रही थी क्या कांग्रेस की प्रभारी होंगे, कांग्रेस की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने जा रही है। लेकिन हम देखें इसके अलावा के.वी. वेणुगोपाल को कर्नाटक का महासचिव बनाया गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। लेकिन इस खबर में भी खबर यह है कि प्रियंका गांधी आखिरकार महासचिव बन गई, यानी सक्रिय रूप से अब कांग्रेस की नेता होंगी, कांग्रेस के लिए मैदान में होंगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से उनको कमान सौंपी गई। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात कर लेते हैं। राजनीति में प्रियंका, मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं तीन पैनलिस्ट। पंकज पाठक जी हैं जो कि सीनियर पत्रकार हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी निभाते आए हैं और एक बहुत अच्छे समीक्षक भी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साबर आलम साहब है जो कि कांग्रेस के युवा नेता है और प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके साथ ही मेरे साथ जुड़ेंगे न्यूज वर्ल्ड DNN और हमारे तीनों चैनल के ग्रुप एडिटर रिजवान जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहली प्रतिक्रिया पंकज पाठक जी आपसे कि इस वक्त मास्टर स्ट्रोक दे दिया कांग्रेस ने एक, और प्रियंका गांधी को आखिरकार थोड़ी देर पहले जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो लग रहा था कि प्रियंका गांधी क्या राजनीति में जिम्मेदारी संभालेंगी, क्या हम भोपाल से चुनाव लड़ेंगी, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन अब जो ताजा खबर आ रही है वो ये है कि प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी मिली है, महासचिव बनाया गया। कैसा मानते? कहां से चुनाव लड़ सकती हैं, और इसी बीच ये जो खबर आई है ये वास्तव में कहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का बहुत बड़ा धमाका है और निश्चित रूप से इस धमाके के जो परिणाम होंगे वो कांग्रेस के लिए बहुत ही सुखद होने वाले हैं। और मुझको ये थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि ये लेकिन ठीक है, कांग्रेस में अपने हिसाब से उन्होंने समुचित समय देख कर ये निर्णय लिया है। और ख़ासकर जब राष्ट्रीय स्तर पर अनेक ऐसे नेता जिनके लिए सुरक्षित सीटें ढूंढी जा रही हैं, ऐसे समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी को ये जो बड़ी जिम्मेदारी नेशनल जनरल सेक्रेटरी की मिली है, ये कांग्रेस में बहुत अच्छे परिवर्तन के संकेत हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये श्रेष्ठ भी है कि उनको प्रदेश की राजनीति से दूर रख के राष्ट्रीय राजनीति में ही दखल देने के लिए अगर कहा गया है तो ये स्वयं सिंधिया जी के लिए भी बहुत सुखद है। इससे सुखद उनके लिए कुछ आज की तारीख में नहीं हो सकता था। रिजवान जी, जिस तरह से हम देख रहे थे, हमने देखा कि पिछली दफा जब लोकसभा के परिणाम सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी ने करीब 72 सीटें उत्तर प्रदेश से जीती। और आप देखिए दो जिम्मेदारी, दो बड़े नेताओं को, युवा नेता है ज्योतिरादित्य सिंधिया और इस समय हम यदि कह सकते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में लगातार मध्य प्रदेश में काम किया, कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन प्रियंका गांधी एक ऐसा चेहरा है जिसमें इंदिरा गांधी की छवि को देखा जाता है और लंबे समय से कार्यकर्ता ये मांग करते रहे कि प्रियंका को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले, 2019 से ठीक पहले कांग्रेस का ये मास्टर स्ट्रोक आपको लग रहा है कि कुछ नया करने जा रही है? बिल्कुल, प्रियंका गांधी अपनी माँ या अपने भाई की, खासतौर से अपनी माँ की सीट तक अपने आप को सीमित रखती थी, अपने भाई की सीट तक। उत्तर प्रदेश में उनकी एक लोकप्रियता है, उनका एक करंट है। और अगर हम पीछे विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने इक्की दुक्की सभाएं की थी। चर्चा ये बहुत थी कि डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने बाद में इस रणनीति पर काम नहीं किया। 2019 जो लोकसभा का जो आम चुनाव है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से सपा बसपा गठबंधन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि वो सारी सीटें जीतने के लिए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी और पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ वो उत्तर प्रदेश में मैदान में उतरेगी। तो जाहिर है प्रियंका गांधी का आना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का है, जनता में उनका एक आकर्षण है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से ही वो लोग आते हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश का ही प्रभार देना भी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हमले तेज होंगे इस पर, इसलिए कि रावत वाड्रा के खिलाफ जिस तरह की जांच या जिस तरह की चीज़ें हैं,
जीजा जी, 2G और जीजा जी पूरे चुनाव में पिछले बार 2014 में कैंपेन में काम आया था, और मुझे लगता है जितने हमले प्रियंका गांधी पर होंगे उतनी अधिक उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी, वो उतना अधिक चर्चा में आएगी। बिल्कुल, ये तो वक्त बताएगा। खैर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन ये बात भी सच है कि हमले तो होंगे। साहिबर जी, मुझे लग रहा है आज आपके लिए तो बड़े खुशी की लहर होगी, मन प्रफुल्लित हो रहा होगा कि जो मांग आप लंबे समय से करते आ रहे थे, आपके नेता ने, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट जिता दिए। अब तैयारी 2019 की है, तो एक और मास्टर स्ट्रोक मार दिया। मनोज जी, निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी के कार्यों में बड़े स्तर पर विस्तार हो गया है, क्योंकि वे लोकसभा उनका क्षेत्र अमेठी, रायबरेली और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कैंपेन करती हैं, लेकिन आज हम उनका उपयोग पूरे देश में करेंगे और पूरे देश में वो अब कहीं भी सभाएं ले सकती हैं। और जो एक युवाओं की डिमांड थी, देश के युवाओं की, कि वो चाहते थे कि प्रियंका जी भी आएँ, एक अट्रैक्शन है, सोनिया जी, इंदिरा जी की छवि दिखती है उनमें, तो खुशी की बात है, खासतौर से देश के युवाओं के लिए, कांग्रेस के लोगों के लिए तो है ही। और इसी के साथ ही आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमारे जन नेता सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को भी महासचिव बनाया गया। उसी के साथ गुलाम नबी आज़ाद जी और केसी वेणुगोपाल, ये इन चारों पांचों लोगों की अभी AICC से नियुक्ति हुई है। तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा और कांग्रेस में हमको मदद मिलेगी। जैसा आप कह रहे हैं कांग्रेस में मदद तो मिलेगी, लेकिन एक आरोप ये भी है कि रावत बडेरा का नाम लगातार भारतीय जनता पार्टी लेती रही है, जब कभी मौका मिला है तो मुद्दा बनाया, और अभी भी ये कहा जाए कि रडार पर है रावत बडेरा। और अब जब सक्रिय रूप से प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में है, तो जितना आप लोग आगे बढ़ेंगे प्रियंका के मार्फत, उतना कहीं लगता नहीं है कि ये मुद्दा, चूंकि हमने पिछले 2014 में भी ये देखा था, लेकिन अब परिवर्तन है 2019 का, और बीजेपी कम से कम इस बात पे तो माहिर है कि कैसे मुद्दा बनाना है, किस बात को लेकर सामने जाना है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, गांधी नेहरू परिवार पर दरअसल जो भी कभी आरोप लगे हैं तो वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। रहा सवाल रावत बडेरा का, तो रावत बडेरा का मामला क्या है वो भारतीय जनता पार्टी जाने, और जो अगर उन पर मामले हैं भी तो वो न्यायालय जाने, लेकिन प्रियंका गांधी इस देश की आंधी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। क्या पंकज जी, इस वक्त अपन बात करें प्रियंका गांधी की, लेकिन आप क्या कहेंगे, जब महागठबंधन की बातें हो रही है तो महागठबंधन में हम देखते हैं कि तमाम सारे नेता राहुल गांधी को लेकर एक मत नजर नहीं आते हैं। कहीं से बात उठ रही है, मायावती की बात होती है, अखिलेश की बात होती, या फिर ममता बनर्जी की बात होती, चंद्रबाबू नायडू की बात होती, तो अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, तो राहुल गांधी पर सहमति बनती नजर नहीं आती, कई दफा हम देख रहे हैं। तो क्या माना जाए, क्या प्रियंका का राजनीति में आना, महासचिव बनना, हालांकि उनको जिम्मेदारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की दी है, तो क्या आगे इसको देखा जा सकता है कि ये लाइन भी एक हो सकती? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी को अभी संगठन का ही कार्य दिया जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। वैसे नेहरू गांधी परिवार जो है ये, इसमें अब ये चीज़ जो है परिवार, अब देखिए एक इसमें विसंगति ये हो गई है कि भाई जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और बहन जो है वो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, और ऐसी स्थिति, और जो माँ है वो पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी में और देश में और विपक्ष में जो स्थितियां हैं, लोगों ने अब इन चीज़ों को स्वीकार कर लिया है। अब ये परिवारवाद और वंशवाद अब कोई राजनीति में मुद्दा नहीं रहा। मुद्दा तो भ्रष्टाचार भी नहीं रहा। मायावती और जयललिता के ऊपर लगे आरोप और वो दोबारा जीत के आई हैं, तो ये एक क्षणिक मुद्दे रहते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं, और परिवारवाद के में जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं वो सब जीतते आए हैं। पर रणनीति की दृष्टि से नेहरू गांधी परिवार के लिए ज़्यादा ठीक रहेगा कि इन दोनों भाई बहनों में, क्योंकि अब कांग्रेस की कमान देखा जाए तो इन दोनों भाई बहनों के हाथों में आ गई है, और इनको अपने अपने राज्य बदल लेना चाहिए। ऐसा सुरक्षित दृष्टि से नहीं करना चाहिए कि दोनों उत्तर प्रदेश की राजनीति करें। अगर ये भी हो सकता है कि छिंदवाड़ा दोनों में से कोई एक संभाल ले, और जहां तक नकुलनाथ का सवाल है तो उनके लिए संभाग में और भी सीटें कमलनाथ खोज सकते हैं, जैसे सिवनी की एक सीट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। रिजवान जी, प्रियंका गांधी का चुनाव मैदान में आना, चुनाव से पहले कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने 3 स्टेट तो जिता दिए। जब भी हम देख लें गुजरात, कर्नाटका, तमाम सारे जो रिजल्ट आए हैं,
वो परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करते हैं। पहले राहुल गांधी जरूर तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी छवि भी बदली और काम का तरीका भी बदला। अब एक और सहयोग मिल जाएगा बहन का, प्रियंका का। तो आपको लगता है कि 2019 का इलेक्शन चुनाव अब बहुत अलग दिशा में जाता नजर आ रहा है, और क्या ये कांग्रेस के लिए तो एक अच्छी बात हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन सकता? बिल्कुल मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और खास तौर से टाइमिंग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये निर्णय 6 महीने पहले होता, साल भर पहले होता, तो परस्पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में लगातार एक प्रतिस्पर्धा सी दिखाई जाने की कोशिश की जाती। लेकिन राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद और फिर ये 3 चुनाव जिता देने के बाद साबित कर दिया कि वो एक सफल अध्यक्ष हैं, और उन्हें अब गंभीरता से लिया भी जाने लगा है। बड़ी कैंपेन चली उनके खिलाफ, उन्हें पप्पू बनाने की काफी बड़ी पैमाने पर। बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाह रहा था वो नाम जी। बिल्कुल की गई, और वो पप्पू पर भी बड़ा शानदार जवाब दिया उन्होंने, मैं अपने लेख में लिखा था उससे। तो अब स्थिति ये है कि राहुल गांधी निर्विवाद नेता हैं कांग्रेस के अंदर, और प्रियंका गांधी अब एक साथी के तरह, छोटी बहन भी है उनकी, एक साथी की तरह अब उनके साथ होंगी। तो और प्रियंका गांधी को लेकर परिवारवाद जैसे बहुत आरोप भी नहीं लग पाएंगे, इसलिए कि प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस ही नहीं, पूरे देश से आवाजें उठती रही हैं कि उन्हें कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए। प्रियंका गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है, और अमेठी से वो चुनाव लड़ भी सकती हैं। सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, उनकी अस्वस्थता के चलते वो लड़ सकती हैं, इस तरह की राजनीतिक हलकों में काफ़ी चर्चा है। राजनीतिक पंडित इस तरह का अनुमान भी लगाते हैं। हो सकता है वो वहाँ से चुनाव भी लड़ें, और ये भी हो सकता है कि वो, जैसे सोनिया गांधी ने देश में 2 जगह से चुनाव लड़ा था, प्रियंका गांधी भी उस तरह से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक पर एक 11 जैसी स्थिति है। बिल्कुल, और कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है। साहब, एक पर एक 11 तो हो गया आपके पास, मास्टर स्ट्रोक आपने मार दिया, अब कोई स्ट्रोक आपके पास बचा नहीं है। मतलब अंतिम जो सबसे आपका एक स्ट्रोक था, मास्टर स्ट्रोक, वो आपने लगा दिया, अब कोई लास्ट स्ट्रोक है नहीं आपके पास। तो क्या माना जाए, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऑलरेडी कांग्रेस के अध्यक्ष है, महासचिव आप प्रियंका गांधी को बना देते हैं, और उसके अलावा सोनिया गांधी मार्गदर्शक हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका में है। लगातार आप ये आरोप भी लगते रहे, भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा बनाती रही कि एक परिवार के अंदर यदि हम देख लें तो पूरी कांग्रेस समाई हुई, और अब तो बाकायदा पद भी उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ठीक है, आपका मास्टरशिप है, तो इसे क्या माने, ये एक चुनौती जो आपके सामने आने वाली, बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी, लगातार ये कहेगी। हालांकि पाठक जी कह रहे थे कि अब ये कोई मुद्दा नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं रावत बाड्रा के मामले, परिवारवाद का आरोप, ये सब कितनी दिक्कत पैदा करेगी? देखिए, कहीं कोई दिक्कत पैदा नहीं करेगी। मैं रिजवान जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वंशवाद या गांधी नेहरू परिवार पर जो दुष्प्रचार या झूठे आरोप लगाए गए हैं, वो कोई अब मायने नहीं रखते, वो सब सिद्ध हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज राजनीति में हैं, जिनके पूर्वज भी थे, तो वो कोई मुद्दा नहीं रहा। सवाल आ रहा है देश में कि कांग्रेस की जो नीति है, उस नीति से ही देश, भारत जो है वो महान भारत बना है, वरना सदियों से हमारे देश को महाभारत के नाम से जाना जाता था। जी जी, चलिए पाठक जी, महाभारत की बात कर रहे हैं आप, लेकिन क्या कांग्रेस में भी अब महाभारत देखने को मिलेगा? बीजेपी तो इसे महाभारत करने वाली है, परिवारवाद का आरोप लगेगा, जैसा आप शुरुआत में कह रहे थे। ऐसे तमाम सारे मुद्दे होंगे, जब रावत बाड्रा भी याद आ जाएगा, रावत बाड्रा के चाहे हरियाणा के मामले हों, दिल्ली के मामले हों, ऐसे तमाम सारे मामले सामने आने वाले हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी उत्तर प्रदेश से, तो क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी की भी मुश्किल बढ़ने वाली? बीजेपी की इससे उत्तर प्रदेश में फर्क तो कांग्रेस को पड़ेगा निश्चित रूप से, लेकिन एक चीज जो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब कांग्रेस इस घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे आ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी जब निशाने पे किसी को लेती है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही तीखे वार करती है, इसमें कोई शक नहीं है। सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हमले और योगी आदित्यनाथ के हमले इनको झेलना पड़ेंगे। इसलिए इनको ये रणनीति बनाना चाहिए कि किस प्रकार से इसका मुकाबला करना है, क्योंकि देखिए मनोनयन और नियुक्तियों से कोई बहुत बड़ा एक बार तो वो संदेश चला जाता है, लेकिन कोई प्रतिदिन आप संदेश नहीं दे सकते। अभी उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है,
तो जाहिर है कि ये चीज़ वो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है योगी आदित्यनाथ का, और वहाँ पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भी फतह हासिल की थी गोरखपुर की सीट पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं न कहीं ये तीनों पार्टियों की एक रणनीति जरूर होगी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का भी इसमें समर्थन कांग्रेस को प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, यदि प्रियंका गांधी वहां से मैदान में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, गुलाम नबी आजाद मैदान में है, सभी को उत्तर प्रदेश की कमान दी गई, तो ये तो साफ हो चला है कि वहां कोई गठबंधन नहीं होगा, वहां कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो क्या ये आगे चलकर, खासकर मायावती और हम अभिषेक की बात करें, जिस तरह से हम देख रहे हैं सपा के जो नेता उनकी बात करें, तो क्या माना जाए ये आगे चलकर कहीं द्वंद्व तो पैदा नहीं कर देगा? ये तो साफ हो गया है कि अब आगे 80 सीटों पर कांग्रेस लड़ने वाली है इतनी तैयारी के साथ मैदान में। निश्चित रूप से मनोज जी ये द्वंद्व पैदा करेगा, क्योंकि और ये कांग्रेस के लिए नुकसानदेह ज्यादा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस 2 सीटों पे सुरक्षित है, और जो गठबंधन हुआ है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, वो जो वोटों का पोलराइजेशन होगा वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो जातीय पोलराइजेशन है। और कांग्रेस को वहां पर बहुजन समाज, बाकी सीटों पर जो 68 सीटें हैं उसमें कांग्रेस को 78 सीटें हैं, उसमें कांग्रेस को इन वोटों का लाभ नहीं होगा। तो जाहिर है कि कांग्रेस का मुकाबला तीनों प्रमुख पार्टियों के साथ होगा, और इससे कांग्रेस नुकसान में तो रहने वाली है। रिजवान जी, अब कोई ऐसी चीज बची नहीं है कांग्रेस के पास। आप देखिए कि सब कुछ हो गया, चौका भी लग गया है, मास्टर स्ट्रोक भी हो गया, लास्ट स्ट्रोक इसको मान लें। गांधी परिवार एकत्रित हो रहा है मनोज जी, और उत्तर प्रदेश की सरजमी से ही होगा, ये एक संदेश है इसमें। अभी वरुण गांधी पर भी सबकी निगाह है। बीजेपी में वरुण गांधी किनारे से लगे हुए हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू पर जो हमले पीएम मोदी लगातार करते रहे, उस पर कई बार उन्होंने भोपाल पर भी अपना उस पर कुछ संदेश दिया था। जी जी। एक अभी संभावनाएं और भी हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरी बात करें, इसलिए कि हमें मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी आना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा, लंबा दबाव, अपने समर्थकों को भी मंत्री बनाए जाना, मुख्यमंत्री बनना, इन सब से इतर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी ने दोबारा वापस बुला लिया है और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी है। तो जाहिर है उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी से मध्य प्रदेश में जो एक द्वंद्व था, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात भी हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो ये जो मध्य प्रदेश का द्वंद्व है, बहुत हद तक हाईकमान ने बहुत टैक्टफुली उसे भी ठीक करने की कोशिश की है, और सिंधिया अब राष्ट्रीय महासचिव हैं और जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है। पाठक जी, आपसे मेरा यही सवाल है, जैसा रिजवान कह रहे हैं कि एक बात चली है मध्य प्रदेश की, आप देखिए कि 2 दिन पहले सिंधिया शिवराज से मिलने पहुंचते हैं, तो क्या इसको एक राजनीतिक परिवेश में हम देख लें तो ये भी एक राजनीति इसमें देखने को मिल रही है कि शिवराज से मिलते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद एक पत्र जारी हो जाता है AICC की तरफ से, उनको उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया जाता, हालांकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो क्या इसको इससे जोड़कर देख लें कि एक तीर कई सारे निशाने राहुल गांधी ने चला दी? देखिए, जब से ये पार्टी के विधानसभा के नतीजे आए हैं, तभी से ये मध्य प्रदेश में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ, बल्कि मैं कहूँगा कैंपेन के समय से मध्य प्रदेश में उथल पुथल का माहौल बना हुआ था, और उस पर अब विराम लग गया है। और ये बहुत आवश्यकता, आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा है कि कल ही वो शिवराज से परसों मिले, कल ही मिले जी। और उसके बाद आज जो है ये घटनाक्रम हो गया। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, उसके बाद बहुत सीधे सीधे जो है कांग्रेस में संगठन शक्ति का ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह में विभाजन हो गया था। तो मुझको ऐसा लगता है, और पिछले चुनाव में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाकायदा कमान सौंपी गई थी चुनाव अभियान समिति का, पिछले 2008 के चुनाव में उनको 13 के चुनाव में उनको कमान सौंपी गई थी, उनको एक तरह से CM के लिए प्रोजेक्ट किया था, लेकिन परिणाम नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में भेजकर हाईकमान ने मध्य प्रदेश में एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, और ये ठीक भी है अब मध्य प्रदेश, और उनको दिग्विजय सिंह के एक समकक्ष लाने के भी प्रयास किया। इसको कमलनाथ की ताकत मान लें? कमलनाथ की ताकत इससे बढ़ेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी ताकत बढ़ेगी, और दिग्विजय सिंह थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। चलिए, यही कमाल है दिग्विजय सिंह का कि कहां किसको कब पहुंच जाए, कहां किसके ऊपर क्या करना है। हमें लगता है साइबर भाई
जिस तरह से आपने आपकी AICC से जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही है। मध्य प्रदेश में उनको कैंपेन की जिम्मेदारी दी जाती है, सरकार आपकी बन जाती है। सरकार में ये कहा जा रहा था कि सिंधिया शायद मध्य प्रदेश की कमान संभाल ले, आखिर कमलनाथ के पास कमान है, कमलनाथ विदेश में है, और फिर एक सूची आ जाती है और उत्तर प्रदेश में उनको पहुंचा दिया जाता है। तो क्या कमलनाथ ने ये बता दिया है कि वो एक सीजन्ड लीडर है और वो जो चाहते वही होते, यानी दरकिनारी भी कर दिया सिंधिया को और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दिला दी, एक तीर बहुत सारे निशाने। दिग्विजय सिंह को भी बता दिया कि एक और महासचिव आपके सामने। मनोज जी, सिंधिया जी ने यहाँ मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति की बागडोर संभाली, और केवल समिति की नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में उन्होंने चुनाव कैंपेन किया, और जहां उनकी सभा होती थी तो 25,000 से लोग कम नहीं हुए उनकी सभा में। अब क्या होगा? ये पूरा प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कमलनाथ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 2 ही चेहरे AICC ने दिए थे, और इसके पीछे से जो रोल था वो दिग्विजय सिंह जी का था, सबको एक करने का। इसमें भी हर व्यक्ति का अपना अपने जगह जो जो जिम्मेदारी दी गई थी, सबकी भूमिका थी। मध्य प्रदेश में हमने सरकार बनाई, अब हमें देश में सरकार बनाना है। उत्तर प्रदेश के बगैर हम देश में स्पष्ट बहुमत नहीं ला सकते, इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, प्रियंका जी को, गुलाम नबी आजाद जी को ये उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस बार बम्पर जो है सीटें लेकर आएगी। और रहा सवाल शिवराज जी की, आप बात कर रहे थे, तो आप याद करिए उस दिन जो तारीख थी, मैं भी साथ था सिंधिया जी की उस गाड़ी में, हम भी पहुंचे थे वहां, तो वो जो समय था भोपाल का, वो संवेदना व्यक्त करने का था। सबसे पहले हमने कांग्रेस के नेता, स्वर्गीय नेता अशोक जैन भाभा जी के निवास पे पहुंचे, उसके बाद शिवराज जी के पास पहुंचे थे, और फिर पंकज चतुर्वेदी हमारे एक साथी हैं प्रवक्ता, उनकी माता जी शांत हुई थी, इसलिए हम वहां गए थे, तो संवेदना व्यक्त करने गए थे। तो तीनों जगह मतलब शिवराज जी के यहाँ भी संवेदना व्यक्त देखिए, वो सत्ता में नहीं है, सुनिए, वो उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। उनको जब वो प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें धक्का देकर दूर कर देते हैं, माला नहीं पहनाने देते। इसलिए चलिए आज हम आपकी अच्छी बात कर रहे हैं, आज प्रियंका गांधी की बात करें। रिजवान जी, चलिए आपसे अंतिम एक टिप्पणी ले लेता हूं कि अब ये तो साफ हो चला है कि कमलनाथ ने ये बता दिया है कि वो ही सबसे बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, सिंधिया अलग हो गए, उत्तर प्रदेश पहुंच गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सर्वमान्य नेता हैं, और कमलनाथ में ही ये गुण है कि जिस तरह की अल्पमत की सरकार थी उसका बहुमत साबित किया जा सके, और जितने भी अन्य जो दल हैं या अन्य जो समर्थक हैं वो सब कमलनाथ के प्रति आकर्षित हैं। तो कमलनाथ ने ये तो साबित पहले ही कर दिया था, हाईकमान ने भी उन्हीं पर भरोसा जताया था। सिंधिया को भी एक सम्मानजनक स्थान देना, ये हिकमत अमली कही जा सकती है हाईकमान की, और बहुत ही शानदार तरीके से। और सिंधिया को वही क्षेत्र दिया गया है जो मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जहां सिंधिया परिवार का प्रभाव है वहां भी, और उनका वहीं इस्तेमाल किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़े कद के नेता हैं, युवा नेता हैं, ऊर्जावान नेता हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आज़ाद। तो कांग्रेस ने अपनी वो शानदार एक अनुभवी टीम और एक युवा टीम सबको उत्तर प्रदेश में उतार दिया है। उसका लक्ष्य भी यही है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीटें जीते। 21 सीटें जीत चुकी है कांग्रेस पहले भी, वो उससे भी अधिक जीतने की कोशिश करे और देश में एक संदेश जाए। सोनिया प्रियंका गांधी को लाकर देश में एक संदेश दिया गया है और मध्य प्रदेश को भी एक संदेश दिया जाए। सिंधिया आप केंद्र में रहेंगे? बिल्कुल। चलिए, तो इस वक्त की यही सबसे बड़ी खबर थी कि राजनीति में प्रियंका। लेकिन आज हम देखें तो ओवरऑल 2019 के चुनाव से पहले ठीक एक मास्टर स्ट्रोक की तैयारी की कांग्रेस ने, और ऐसा स्ट्रोक मारा है तो हमें लगता है कि कांग्रेस की तरफ से तो अपनी बात साफ कर दी गई है, पर भारतीय जनता पार्टी को अभी समझना पड़ रहा होगा कि आखिर ये सब कैसे हो गया। लेकिन 2019 में ये भी देखने को मिलेगा कि बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होने वाली है। प्रियंका ऊर्जावान नेता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ऊर्जावान नेता है, और राहुल गांधी जब मंदसौर के दौरे पर आए थे तो साफ कर गए थे कि सिंधिया के को नाम लेते हुए उन्होंने साफ किया था कि आप अभी युवा है, बहुत कुछ आपको आगे करना है। तो मुझे लगता है कि उस तरह का जो संकेत दिया गया था वो संकेत अब काम आ रहा है। एक तरह से कहा जाए तो एक तीर दो निशाने चला दिए, लेकिन ये कितना काम आएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, कितना काम आएगा कांग्रेस के, पर ये जरूर है कि इस बार का मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है। इतना ही, नमस्कार। पेट सभा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सभा हर रोज दफा